वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 यानी सेट थ्योरी का पहला एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 1 और एमसीक्यू। तो इससे पहले वीडियो में मैंने और जो भी बाकी वीडियोस मैंने बताया था उसमें मैंने सेट थ्योरी का जो बेसिक्स था मैंने तमाम उसमें कंप्लीट कर दिया था। ओके, अब हम आते हैं एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो पहला एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज। कहा जा रहा है कि एक सेट है जिसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 4 उसके अलग अलग एलिमेंट्स है। तो फिर उसके कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो फिर उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 का पावर n, 2 का पावर n। ओके, तो उसी थ्योरम को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इस सेट में 4 एलिमेंट्स है तो फिर इसके सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स होंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना होगा, तो 2 का पावर 4 होगा 16। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 16। ओके, 2 का पावर 4 होगा। जितना भी एलिमेंट होगा उस सेट में उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर, और जितने एलिमेंट्स उसमें होंगे तो इसमें 4 है तो 4 होंगे, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज। कहा जा रहा है एक सेट है जिसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स है। तो फिर उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो यहाँ पे सेट में 5 एलिमेंट्स है। ओके, तो सेट में अगर 5 एलिमेंट्स है तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे, उसके टोटल सबसेट होंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एलिमेंट था तो 2 का पावर 4 हुआ। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है तो होगा 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 होगा 32। 2 का पावर 5 क्या होगा, 32। लेकिन यहाँ पे बोला है उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो हमें याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो उस सेट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट उस सेट के कभी भी इक्वल नहीं होगा, उससे छोटा सबसेट होता है जो वो सभी प्रॉपर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी सेट जो है वो अपने आप का इटसेल्फ का एक सबसेट होता है। ओके, तो इसमें जिसमें 5 एलिमेंट्स है इसके टोटल सबसेट से 32। तो 32 सबसेट्स में से एक सबसेट वो सेट खुद भी है, वो सेट खुद भी है। ठीक है, तो हमें उस सेट को सिर्फ इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी हटा देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, उस सेट को हटाकर बाकी जितने उसके सबसेट्स हैं वो सभी प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा घुमा हुआ है कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं। टोटल सबसेट तो 32 होंगे लेकिन उसमें से एक सबसेट माइनस होगा जो खुद वो सेट होगा। ठीक है, तो एक अगर हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 32 से 1 माइनस करेंगे 31। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 31 होंगे। ओके, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए ये बिल्कुल हम पहले भी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। x एलिमेंट है, x एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, मतलब x एलिमेंट ए सेट में है और ये इम्प्लाई कर रहा है कि x एलिमेंट बी सेट में भी है, x बिलोंग्स टू बी। तो ये इसका मतलब क्या होता है, जब इस तरह डेफिनेशन में आप देखेंगे कि सबसेट का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज करता है x बिलोंग्स टू b, तो फिर हम कहेंगे a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b। आप सबसेट के डेफिनेशन में ये चीज़ आप देख सकते हैं, जो इसका सिंबॉलिकली इसका मीनिंग है सबसेट का। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ
ए बी का सबसेट होगा। तो ए बी का सबसेट कौन सा होगा? ये ऑप्शन सी होगा। ओके, ऑप्शन सी। यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी या इक्वल टू भी साथ में होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा? देखिए, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो फिर ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों सेट इक्वल होंगे। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर टू सेट्स इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन विच वन इज़ करेक्ट? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है ए और बी का यूनियन और उनका इंटरसेक्शन दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो याद रखिए स्टूडेंट, यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट का उस वक्त ही इक्वल हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल होंगे, दोनों सेट इक्वल होंगे। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि यूनियन जो है दो सेट का, ये दोनों सेट से बड़ा सेट होता है, हमें पता है। जब हम यूनियन करेंगे तो दोनों सेट से वो बड़ा सेट होगा, और अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये इंटरसेक्शन करके जो सेट आता है ये दोनों सेट से छोटा होता है, उनका सबसेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो कभी इक्वल हो नहीं सकते, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। लेकिन एक ही कंडीशन है दोनों इक्वल होने का कि अगर ए और बी दोनों बराबर है। अगर ए और बी दोनों इक्वल होगा तो मान लीजिए यहाँ पर हम बी के जगह में ए लिख सकेंगे, ए के जगह में बी लिख सकेंगे। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ ए लिखते हैं तो ए यूनियन ए ही होगा। यहाँ पर अगर हम ए लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए तो ए होगा, तो दोनों तरफ से इक्वल होगा। या दोनों में अगर हम बी लिखेंगे तो बी यूनियन बी बी होगा, यहाँ भी बी इंटरसेक्शन भी बी होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ए और बी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बाकी अगर हम इनमें से देखेंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ए बी का सबसेट है, अगर हम ए और बी का सबसेट लेंगे तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पे बी बड़ा सेट है, तो फिर उनका जब हम यूनियन लेंगे तो बी आ जाएगा, क्योंकि बी यहाँ ए से बड़ा सेट है, ए उसका सबसेट है। और अगर हम यहाँ पे लेंगे इसको ए सबसेट ऑफ बी, अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करेंगे तो सबसेट ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए छोटा है और बी ये ए का ए से बड़ा सेट है, तो फिर इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, इक्वल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम ये लेते बी सबसेट ऑफ ए, तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी तरह से आ जाएगा। ए एक तरफ ए आएगा, एक तरफ बी आएगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेट तो अलग अलग है, डिफरेंट है। एक ही कंडीशन अगर ए और बी इक्वल होगा तभी इंटरसेक्शन और यूनियन ये बराबर होता है, ठीक है। ये काउंसिल के सैम्पल क्वेश्चन में था, 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट है। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ए और बी दो सेट का जो डिफरेंस है वो एक एम्प्टी सेट है। ये कब पॉसिबल है? ये कब होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के हेल्प से समझा देना चाहता हूँ कि ये ए सबसेट ऑफ बी क्यों होगा, ठीक है। ए माइनस बी ये एम्प्टी सेट है, 5 है। तो देखिए इस तरह से हमें पता है ये सेट ए हो गया, ठीक है, सेट ए, और ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो ये उनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे सेट ए बी, सेट बी भी, ये उसका ए इंटरसेक्शन बी होता है, जैसा हमें पहले पता है, पहले वीडियोज़ में मैंने बताया भी है। ये जो पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाली पार्ट देख रहे हैं, ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला ए माइनस बी ये 5 है, यानी एम्प्टी है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये 5 है, ये इक्वल टू 5 है। तो 5 है मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम हटा देंगे, इस पार्ट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा? क्योंकि 5 है मतलब कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये बिल्कुल नल है, नल सेट है, बिल्कुल खाली है। तो फिर ये पार्ट जो हम इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो जस्ट हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो ये सिर्फ जब पार्ट बचेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सा सेट बच रहा है हमारे पास? ये सेट बी बच रहा है, ये सेट बी है। और ये जो पार्ट है ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए और
बी के इंटरसेक्शन का पार्ट है। यानी यहाँ पे क्या, ये सेट ए का भी पार्ट है और सेट बी तो ये पूरा ही है। ये जो पार्ट बच रहा है ये सेट ए ही हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि इसका जो बाकी पार्ट है वो तो एम्प्टी है, ए माइनस बी ये वाला। तो फिर ये जो है ये ए सेट ए ही हो रहा है, ये सेट ए हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये सेट ए जो है ये सेट बी के अंदर में है। मतलब क्या, ये सेट ए सेट बी का सबसेट है, क्योंकि सेट ए सेट बी के अंदर में है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों को हम वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। और भी इसका हम दूसरे अंदाज से भी इसको हम बता सकते हैं कि किस तरह से ए सबसेट ऑफ बी होगा, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, वो हम आगे फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चंस में। और वेन डायग्राम के अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए माइनस बी जो सेट था, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब कि इस सेट में वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, सेट ए में होंगे लेकिन सेट बी में नहीं होंगे, ऐसे एलिमेंट। तो अब इसका इक्वल टू ये अगर फाइव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइव मतलब एम्प्टी हो गया, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा कि जो सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो सेट ए में है या लेकिन सेट बी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम घूम कर इसका मतलब समझेंगे कि सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में भी है, ठीक है। जो भी एलिमेंट सेट ए में वो सेट बी में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए सबसेट ऑफ बी, और ये प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा, तभी जाकर ये ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। ओके, तुम यहाँ टिक कर लेंगे बी में क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद आते हैं 7 में है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कहा जा रहा है ए और बी दो सेट का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इक्वल टू बी है, इंटरसेक्शन इक्वल टू सेट बी के बराबर है, ठीक है। तो फिर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7 का वो होगा बी। यानी यहाँ पे जो है बी सबसेट ऑफ ए होगा, बी जो है ए का सबसेट होगा। क्यों, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी करने से जो सेट आता है वो ए और बी दोनों का ही सबसेट होता है, दोनों का ही सबसेट होता है। लेकिन अब अगर ये इक्वल टू बी हो रहा है, इक्वल टू बी हो रहा है, मतलब ये है कि ये जो है बी जो है ये छोटा सेट है, बी जो है ये छोटा सेट है, बी सबसेट ऑफ ए होगा, ए का सबसेट होगा, ठीक है। तभी जाकर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट बी आएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब क्या कहा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ये जो है ये इक्वल टू बी है, यानी ये जो पार्ट है ये बी के इक्वल है, यानी ये जो बी है टोटल ये बी ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। मतलब ये जो पूरा आप सर्कल देख रहे हैं ये पूरा सर्कल इस छोटे से पार्ट में पूरा समा जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो खाली देख रहे हैं ये नहीं होगा, बल्कि ये टोटल इसके अंदर में लिमिटेड इतना दूर तक आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इस तरह हो जा रहा है, जस्ट ये सेट ए है और ये पार्ट सिर्फ जो है ये ए इंटरसेक्शन बी ये बी के बराबर हो जा रहा है, ये बी के बराबर हो जा रहा है। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, ये बी जो सेट है ये ए के अंदर में है, ए के अंदर में, तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। ओके, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जो इसका सबसेट है, मान लीजिए इसमें 1 और 2 ये दो एलिमेंट है। ओके, तो अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट 1 2 है दोनों में, ए और बी में 1 2 और इसमें भी 1 2, ये दोनों कॉमन एलिमेंट आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया 1 2, ये दोनों, तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। ये कब हुआ कि जब ये बी जो है, देखिए आप ये बी 1 2 ये इसका सबसेट है, ये जो बी है ए का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ है। क्यों, क्योंकि बी का ये दोनों एलिमेंट इस सेट में है, तो बी ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है तो हम क्या बोलेंगे, बी ए का सबसेट होगा। और इसके उल्टा अगर मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन में रहा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए अगर है तो फिर हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो
जो दूसरा सेट है उसका सबसेट होगा। अगर ये बी आता है तो बी सबसेट होगा ए का, अगर ये ए आता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो 7 का होगा बी। उसके बाद 8, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू, कहा जा रहा है ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं तो फिर ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में भी, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों से डिसजॉइंट होते हैं तो फिर उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 होता है, नल सेट होता है, और उसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 0 होता है। तो अल्टीमेटली एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाता है ये एन ए प्लस एन बी, उसका जो आगे जो माइनस वाला पार्ट है वो 0 हो जाता है। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे पेज नंबर 18 में है। ये ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ये 5 होता है, नल सेट होता है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी होगा। तो हम टिक करेंगे ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ये जस्ट फॉर्मूला है, ये क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द डुअल ऑफ ए यूनियन यू इक्वल टू यू इज़। अच्छा, मैंने डुअल के बारे में इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं बताया था, डुअल के बारे में मैं थोड़ा से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बुक से डुअलिटी यहाँ पे स्टूडेंट ये पेज नंबर 17 में है सेट थ्योरी के। तो डुअलिटी क्या चीज़ है, डुअलिटी में कहा जा रहा है हमारे पास सेट का जो दो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, एक यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर सेट का ये जो दो ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये डुअल का एक लॉ है, उसको ये सेटिस्फाई करता है। डुअल का लॉ क्या है, इस लॉ के हिसाब से बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा आइडेंटिटी है, यानी एक ऐसा रिलेशन इस तरह से कि जहाँ पे यूनियन भी है और इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसको यूज़ करके वो आइडेंटिटी है, तो फिर अगर हम वहाँ पर यूनियन को इंटरसेक्शन से और इंटरसेक्शन को यूनियन से चेंज कर दे, यानी जहाँ पे यूनियन लिखा है वहाँ पे हम इंटरसेक्शन लिखेंगे और जहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है वहाँ पे हम यूनियन लिखेंगे, तो भी वो जो लॉ रहेगा, वो जो आइडेंटिटी रहेगा, उसके इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, वो फिर से एक आइडेंटिटी ही रहेगा, यानी उसी तरह वो सेम उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे देखिए ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूनियन है और इंटरसेक्शन है, दोनों तरफ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो ये जो एक आइडेंटिटी है, अब अगर हम इसको चेंज कर दें, यूनियन को आइडेंटिटी से यूनियन को इंटरसेक्शन से चेंज कर देंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन से चेंज कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ भी यूनियन जहाँ पे है दोनों जगह में वहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे आ जाएगा यूनियन। ठीक है, तो ये जो चीज़ आया, यानी कि यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल कर और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल कर, इसको बोलेंगे हम इसका डुअल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है इसका डुअल क्या होगा, ये होगा। ओके, तो इस तरह से डुअल निकाला जाता है। अच्छा, अब अगर किसी ऐसा आइडेंटिटी है जहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू है और वहाँ पे नल सेट है कहीं पर अगर, तो फिर जब हम उसका डुअल निकालने जाएंगे, डुअल निकालेंगे, तो डुअल में क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को चेंज करना पड़ता है नल सेट से 5 से, और 5 को चेंज करना पड़ता है यूनिवर्सल सेट से, तो फिर वो उसका डुअल होगा। ठीक है, जैसे ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी है ए इंटरसेक्शन 5 यूनियन यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, तो फिर इसका डुअल क्या होगा, बिल्कुल इजी है, हम जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन लिखेंगे, जहाँ पे यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर यूनियन हो जाएगा
और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 को बदल देंगे हम यूनिवर्सल सेट से, और यूनिवर्सल सेट अगर होता है तो उसको बदल देंगे हम 5 से, ठीक है, नल सेट से, तो ये उसका बन जाएगा डुअल, ठीक है। तो वहाँ भी हमें जस्ट उसी तरह से उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसका डुअल क्या होगा, ए यूनियन यू इक्वल टू यू। तो हमें क्या करेंगे, यूनियन को हम चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन से, और जहाँ जहाँ यू लिखा है वहाँ पे हम यू को चेंज कर देंगे 5 से। तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, तो कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, फिर आते नेक्स्ट नंबर 11, द डुअल ऑफ दिस इज। इसका डुअल क्या होगा, तो यहाँ देखिए शायद से राइट साइड वाला पार्ट लिखा है, तो हम राइट साइड वाले पार्ट को ही देख लेते हैं। यूनियन जहाँ है उसको चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन से, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये इंटरसेक्शन जो यूनियन में चेंज होगा तो यूनियन यहाँ पे है, और यहाँ भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नंबर 12, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। एक इनफाइनाइट सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, अनगिनत एलिमेंट्स है, तो उसका जो सबसेट होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, उसमें भी अनगिनत एलिमेंट होंगे। क्या ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अगर एक इनफाइनाइट सेट है, मान लीजिए एक सेट में बहुत एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट है हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका अगर हम कोई सबसेट लेंगे, तो सबसेट हम तो कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें हम एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, दो एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट है, इसको तो हम गिनती कर सकते हैं, तो वो तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर हम इनफाइनाइट सेट का ऐसा भी सबसेट ले लें जिसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इनफाइनाइट सेट का अगर हम सबसेट लेंगे तो हम फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट सेट भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। ये नहीं है कि इनफाइनाइट सेट का जो सबसेट होगा वो सभी इनफाइनाइट ही होगा, हम फाइनाइट भी ले सकते हैं, एक एलिमेंट का भी सबसेट हम उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ये गलत है। दूसरा देखें, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ग्रेटर दैट, यहाँ देन होगा, ग्रेटर देन 889 इज एन इनफाइनाइट सेट। कहा जा रहा 889 इस नंबर से जितने भी बड़े इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर से जो 2 से डिवाइड होते हैं, जितने इवन इंटीजर से 889 से बड़े, उन सभी इवन इंटीजर्स का जो सेट होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। क्यों, 889 के बाद आप जो भी नंबर लेंगे जो 2 से डिवाइड होगा, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 900, ठीक है, सॉरी 890 आएगा, है ना। इसके बाद यहाँ मान ऐड करेंगे तो 890 वो 2 से डिवाइड होगा, फिर 892, फिर 894, और इस तरह से जितने आगे जितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, जो इवन इंटीजर से, वो सभी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट से होगा, उसको तो गिनती हम नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट हो, तो ये ट्रू है, ठीक है। आगे अगर लेंगे, द सेट ऑफ ऑड नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -150 इज़ एन इनफाइनाइट सेट। कहा जा रहा है -150 से बड़े, ग्रेटर, जितने भी नेगेटिव इंटीजर से जो ऑड है वो एक इनफाइनाइट सेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स है। क्यों, -150 से बड़ा आप अगर नंबर से लेते हैं, ऑड नंबर से लेते हैं जो नेगेटिव हैं, तो कौन कौन से आएंगे, इससे आगे अगर आप लेंगे तो -150 से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा -149, है ना, इससे बड़ा होगा वह -149 जो ऑड है। उसके बाद आएगा -147, उसके बाद आएगा -145, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा, -150 के बाद -149, ये -150 से बड़ा है, फिर आ जाएगा 147, ये सभी ऑड है जो नेगेटिव है, फिर 145 होगा, फिर 143 होगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में इस तरफ आएंगे जो ऑड है, -5 होगा, ये ऑड है, -3 ये ऑड है, -1 ये ऑड है, ये सभी नेगेटिव है। इसके बाद तो 0 आ जाता है, तो 0 तो नेगेटिव नहीं है, उसके बाद सभी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा टोटल सेट। ये सभी जो नंबर से -150 से बड़े हैं और ये सभी ऑड है, तो ये हो गया टोटल सेट। क्या ये इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट तो लिमिटेड है, इसको तो हम गिनती कर सकते हैं,
इसको काउंट कर सकते, तो ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसमें बोला गया था कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, तो ये फॉल्स है। डी में है ए सबसेट ए एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 इज ए सिंगलटन सेट। कहा जा रहा सेट ए इस तरह का एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज़ रियल, माने इसमें वो सभी एलिमेंट होगा जो रियल होगा और जो 0 और 1 के बीच में होगा। तो कहा जा रहा है ये जो सेट होगा ये एक सिंगलटन सेट होगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है? तो देखिए 0 और 1 के बीच में जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है रियल नंबर होंगे, वो कितने हैं? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? वो सभी इस सेट में आएंगे। तो 0 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 0 1 के बीच में कितने नंबर है? करोड़ों करोड़ नंबर है। तो फिर वो सभी रियल नंबर यहाँ पे आएंगे। तो उसमें क्या एक नंबर हो रहा है? कोई एक सिर्फ उसमें एलिमेंट तो नहीं हो रहा, कोई एक नंबर तो नहीं हो रहा, इसमें करोड़ों करोड़ एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट तो नहीं होगा। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें ये कन्फ्यूज़ होंगे कि 0 लेस देन एक्स लेस इक्वल टू 1, मतलब इसमें एक्स इक्वल टू 1 आएगा तो एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़ होंगे कि एक्स यहाँ पे 1 लिख देंगे, सेट ए में 1 लिखेंगे, एक ही एलिमेंट है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स इज़ रियल, और रियल का मतलब ये है कि 0 से 1 में बहुत सारे रियल नंबर होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे रियल के जगह में इंटीजर लिखा होता तो इंटीजर 0 और 1 के बीच में जो इंटीजर है यहाँ पे इक्वल टू है, तो सिर्फ x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ a इक्वल टू जो सेट आएगा वो होगा सिंगलटन सेट। कब? जब यहाँ पे रियल ना लिखकर अगर यहाँ इंटीजर लिखा होता। लेकिन जब यहाँ रियल लिखा मतलब रियल नंबर, तो 0 1 के बीच में करोड़ों करोड़ रियल नंबर है, वो सिंगलटन सेट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मैंने सभी को क्लियर कर दिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब में मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों वो सही नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 से 23 तक जो MCQ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।